Guys, how are you all? I hope you all are fine and I welcome you all in this new lesson. तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग 73rd अमेंडमेंट के बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। इस अमेंडमेंट के अंदर क्या हुआ सब बातें मैं आपको बताऊंगा। अगर आप दोस्तों किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें जिसमें पॉलिटी पूछी जाती है, हिस्ट्री पूछी जाती है, तो उसके लिए टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों दो अमेंडमेंट हुए थे, एक होता है 73rd अमेंडमेंट, एक था 74th अमेंडमेंट। इस वीडियो में मैं बात करूंगा 73rd अमेंडमेंट के बारे में और थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया लेंगे 74th अमेंडमेंट के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको इसी तरह के स्टैटिक के वीडियोज़ मिलते हैं, पॉलिटी के, इकोनॉमी के, हिस्ट्री के, साथ ही साथ आपको दोस्तों स्पोकन इंग्लिश के वीडियोज़ भी चैनल पर मिलते हैं। तो अगर आप लोग अपनी स्पोकन इंग्लिश अच्छी करना चाहते हैं तब भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, राइट। तो चलिए दोस्तों बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं, बेसिक से बातें जानते हैं कि ये अमेंडमेंट थे क्या। बेसिकली दोस्तों दो तरह के अमेंडमेंट हुए, एक हुआ 73rd अमेंडमेंट और दूसरा हुआ 74th अमेंडमेंट। 1989 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी विच वाज लेड बाय द राजीव गांधी, दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, इन्होंने दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेके आए। ये बिल किस लिए लाए गए? जो दोस्तों लोकल गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट आपको पता है, मैं बताता हूँ एक बार फिर से। लोकल गवर्नमेंट मतलब एक गवर्नमेंट बनेगी विलेज के लेवल पर और एक गवर्नमेंट बनेगी आपके यानी शहर के लेवल यानी अर्बन। एक होगी अर्बन, एक होगी विलेज। तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की काफ़ी टाइम से बात चल रही थी। तो इन लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए 1989 में दो बिल लाए गए। ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ बिल हैं, ये एक्ट नहीं है। लेकिन ये बिल कोलैप्स कर गए, इनकी गवर्नमेंट गिर गई। बेसिकली इस बिल को लाने का पर्पस क्या था? जो लोकल गवर्नमेंट है उसको स्ट्रेंथन किया जाए और जो इनका स्ट्रक्चर है वो यूनिफॉर्म किया जाए पूरी कंट्री में, एक ही तरह से एक ही टाइप की हमारी लोकल गवर्नमेंट बने। इसके बाद दोस्तों 1992 में इन्हें सक्सेस मिली। 1992 में 73rd एंड 74th अमेंडमेंट पास किया गया और ये इफेक्ट में आया 1993 में, यानी कि एक साल बाद ही इफेक्ट में आया। अब आखिर इसको एक साल क्यों लगा ये बातें भी जानते हैं। यहाँ दोस्तों अब एक बात देखना, जो 73rd अमेंडमेंट है ये होता है पीआरआईज के लिए। पीआरआई यानी कि विलेज, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। और जो 74th अमेंडमेंट होता है ये होता है अर्बन लोकल बॉडीज के लिए। आज जो हमारा फोकस है इस वीडियो में वो उसमें बात करेंगे 73rd अमेंडमेंट के बारे में, यानी कि अबाउट द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, राइट। तो चलिए अब बात करते हैं एक्सक्लूसिवली 73rd अमेंडमेंट के बारे में। लेकिन दोस्तों जब ये अमेंडमेंट हुआ 73rd अमेंडमेंट, उसके बाद जो स्टेट्स थी उन पे क्या असर पड़ा? अर्लियर क्या था, जो लोकल गवर्नमेंट सब्जेक्ट था वो स्टेट के अंडर था, स्टेट लिस्ट में। लेकिन जैसे इसमें संविधान में चेंज हो गया तो बेसिकली ये जो स्टेट के अंदर सब्जेक्ट था, यहां पर अब स्टेट वर फ्री टू मेक देयर ओन लॉज। जब ये इसके अंडर में था, जब लोकल गवर्नमेंट स्टेट सब्जेक्ट था तब वो अपनी तरह से बना सकती थी लोकल गवर्नमेंट के लॉ। लेकिन जब इसमें अमेंडमेंट हुआ, जो मैंने आपको यहां पर बताया, जो 1992 में अमेंडमेंट हुआ, उस अमेंडमेंट के आने के बाद दोस्तों स्टेट्स अपनी मर्जी से लॉ नहीं बना सकती थी। सो दे हैड टू चेंज देयर लॉ अबाउट द लोकल बॉडीज। दैट इज वाई 1 year टाइम इज गिवन। यही रीजन है दोस्तों 1992 में ऑल्दो एक्ट आ गया था, लॉ बन गया था, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट किया गया 1993 में, क्योंकि जो स्टेट्स थे उन्हें समय दिया गया कि आप थोड़ा टाइम ले लीजिए और टाइम लेके आपके जो भी चेंजेस आप कर लीजिए। क्यों? क्योंकि पहले ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट था। तो ये जो असर पड़ा स्टेट्स पे वो ये था। अब दोस्तों बात करते हैं 73rd अमेंडमेंट में बेसिकली क्या क्या चीजें हुई। 73rd अमेंडमेंट दोस्तों बात करता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की, और ये बताता है जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, जिसको हम लोग पीआरआई बोलते हैं फेमसली, इट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 में डिवाइड होगा। सबसे पहला होगा, सबसे ऊपर होगा जिला परिषद, उसके बाद होगा इंटरमीडिएट लेवल पर, और तीसरा होगा ग्राम पंचायत। हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे नीचे होता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत बेसिकली क्या होती है? ग्राम पंचायत इज अ ग्रुप ऑफ विलेज और इट कैन बी द सिंगल विलेज। इसमें डायरेक्टली लोग इलेक्शन करते हैं, डायरेक्टली लोग अपने लोगों को इलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर एक कंसेप्ट होता है ग्राम सभा का, भी आगे आपको बताऊंगा। अगर दोस्तों इससे बड़ा जो होता है वो होता है हमारा इंटरमीडिएट लेवल पर, जिसको हम लोग कहीं पर मंडल बोलते हैं, कहीं पर ब्लॉक बोलते हैं, कहीं पर तालुका बोलते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, ये छोटी जो स्टेट्स होती है जैसे कि गोवा, सिक्किम, छोटी स्टेट में ग्राम पंचायत से बड़ा होता है
राइट, और जिला परिषद से छोटा होता है, इसलिए से इंटरमीडिएट लेवल पे होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, 73rd अमेंडमेंट में ये बात बोली गई थी कि इट इज नॉट मैंडेटरी टू हैव द इंटरमीडिएटरी लेवल, अगर चाहे तो इसको स्किप किया जा सकता है। सबसे एपेक्स जो होता है पीआरआईज में, पंचायती राज इंस्टीट्यूट में, वो होता है हमारा जिला परिषद। ये एक एपेक्स बॉडी होता है दोस्तों, दिस इज द एपेक्स बॉडी एंड इट इज कवरिंग द एंटायर रूरल एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वहां पर पता करिएगा जिला परिषद आपका कहां पर है। तो इस तरह से जो पीआरआई है दोस्तों वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। सबसे पहला होता है ग्राम पंचायत, उसके बाद इंटरमीडिएटरी लेवल कैन बी मंडल, ब्लॉक और तालुकास, और उसके ऊपर होता है जिला पंचायत, जिला परिषद। तो ये पूरा स्ट्रक्चर बताया गया 73rd अमेंडमेंट में कि इस तरीके से हमारे जो विलेज होंगे वो डिवाइडेड होंगे, इस तरह से विलेज की जो हमारी पंचायत होगी। और दोस्तों हमारे संविधान में आर्टिकल 243 में लोकल गवर्नमेंट की बात बेसिकली की गई है। अब दोस्तों बात करते हैं इसी के अंदर हमारी बात होती है ग्राम सभा के बारे में। ग्राम सभा एक टर्म होता है, जैसे मैंने आपको यहां बताया ग्राम पंचायत के बारे में, तो ग्राम पंचायत में ही ग्राम सभा के लोग होते हैं। बेसिकली ग्राम सभा होती क्या है, जैसे किसी गांव में जितने भी एडल्ट लोग हैं, जैसे मान लीजिए किसी गांव में मान लीजिए 100 एडल्ट लोग हैं, तो ये 100 एडल्ट लोग दे वुड बी द पार्ट ऑफ ग्राम सभा। और ये 100 एडल्ट जो लोग होंगे ये मिलके चुनेंगे अपना पंच, सरपंच नहीं पंच। और ये जो पंच है ये मिलके चुनते हैं सरपंच, और जो सरपंच होता है वही आपका जो ग्राम सभा मैंने पीछे बताई थी, ग्राम पंचायत जो मैंने आपको बताई थी, ग्राम पंचायत का हेड होता है। तो ये है इंपॉर्टेंस बेसिकली ग्राम सभा की। सो ग्राम सभा तब जो प्रोविजन है वो 73rd अमेंडमेंट ने दिया। सो दिस 73rd अमेंडमेंट इट मेड द प्रोविजन फॉर मैंडेटरी क्रिएशन ऑफ द ग्राम सभा, यानी ग्राम सभा आपको बनानी ही बनानी है। एंड इट कंप्राइजेस ऑल द एडल्ट मेंबर्स रजिस्टर्ड एज द वोटर्स इन द पंचायत एरिया, इसमें सारे एडल्ट मेंबर्स होते हैं। इट्स रोल्स एंड फंक्शंस आर डिसाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेशन, जो स्टेट लेजिस्लेशन वो होता है, जो स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है, जो कानून होता है, वहां से इसके फंक्शन और रोल डिसाइड किए जाते हैं। तो दोस्तों ये होती है आपकी ग्राम सभा। इसके अलावा इस अमेंडमेंट के थ्रू लाए गए इलेक्शन। आपको पता है अगर लोकल बॉडी में इलेक्शन नहीं होंगे तो लोकल बॉडी किस काम की, तो इलेक्शन की बात की गई। इसमें बताया गया जो तीनों लेवल है वहां पर आपके डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, इंटरमीडिएटरी हो या फिर जिला परिषद हो, वहां पर डायरेक्ट इलेक्शन होंगे और इनका टेन्योर जो होगा वो 5 ईयर का होगा। अगर कभी ऐसा होता है कि किसी पंचायत को डिसॉल्व किया जाता है किसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसमें 6 मंथ के अंडर, ये बात यहां लिखी नहीं है, 6 मंथ के अंडर ही इलेक्शन कराने होंगे। यह इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कोई ग्राम पंचायत है, वो 5 साल के लिए चुनी गई, लेकिन उसने 1 साल काम किया और उसे डिसॉल्व कर दिया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अब दोबारा जब इलेक्शन होंगे तो वो 5 साल काम नहीं करेगी, वो अपने बचे हुए टेन्योर यानी कि 4 साल को कंप्लीट करेगी। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये बात आप याद रखिएगा। अगला दोस्तों बात होती है इस अमेंडमेंट के अंदर रिजर्वेशन के बारे में। इसमें वुमेन को 1/3 रिजर्वेशन दिया गया है। एंड स्टेट इफ स्टेट वांट्स देन स्टेट कैन आल्सो प्रोवाइड दिस रिजर्वेशन टू ओबीसीज आल्सो। और दोस्तों ये जो 1/3 रिजर्वेशन है वुमेन को, ये SC ST और OBC में भी अप्लाई होता है। मतलब SC ST OBC पर रिजर्वेशन है, साथ में SC ST OBC की जो वुमेन है उन पर भी ये 1/3 रिजर्वेशन लगता है। तो ये पॉइंट याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है 73rd अमेंडमेंट का। अब दोस्तों इसमें बेसिकली हुआ क्या, जब ये लोकल बॉडीज हमारी बनी तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने अपने कुछ सब्जेक्ट लोकल बॉडी को ट्रांसफर किए और इन सब्जेक्ट को रखा गया 11th शेड्यूल में। रिमेंबर वन थिंग, 73rd अमेंडमेंट ने हमारा 11th शेड्यूल भी क्रिएट किया। टोटल 29 सब्जेक्ट्स लोकल गवर्नमेंट को दिए गए, टू बी मोर स्पेसिफिक PRIs को दिए गए, जो कि पहले स्टेट का पार्ट थे। लेकिन दोस्तों ये जो अमेंडमेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ये जो अमेंडमेंट है ये आदिवासी एरिया जो शेड्यूल्ड एरिया होता है वहां पर इंप्लीमेंट नहीं होता एज इट इज। उसके लिए हमारी पार्लियामेंट ने एक अलग से एक्ट बनाया जिसका नाम है पीसा एक्ट, पीसा एक्ट ऑफ 1996। 4 साल बाद इस एक्ट को बनाया गया। दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज द एक्सटेंशन एक्ट। और क्यों नहीं होता बेसिकली ये, इसका रीजन ये है कि जो आदिवासी लोग हैं, जो शेड्यूल एरिया है, उनके ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट किया जाता है, उनके रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट किया जाता है।
इसलिए जो ग्राम सभा मैंने आपको बताया उसको ज़्यादा पावर दी जाती है, इसलिए जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है वो शेड्यूल्ड एरिया में डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं होता है, उस पर वहाँ पर पीसा एक्ट इंप्लीमेंट होता है, तो ये बात भी आप याद रखिएगा। अगला दोस्तों आता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। आपको पता है एक हमारे पास सेंट्रल लेवल पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है। अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस आर्टिकल के अंडर आता है, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए। ऐसे दोस्तों बात हुई एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाने की। सो द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, किसके लिए? टू कंडक्ट द इलेक्शन फॉर द PRIs। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो दोस्तों ऑफिस होता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का या कमीशन का, ये एक ऑटोनॉमस ऑफिस होता है जस्ट लाइक द इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया, जो कि लोकसभा के स्टेट के गवर्नमेंट के इलेक्शन कराता है। उसी लेवल पर जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है ये लोकल बॉडीज के इलेक्शन करवाता है। लेकिन याद रखिएगा ये बिल्कुल पूरी तरह ऑटोनोमस है, ये इलेक्शन कमीशन के अंडर नहीं आता, अपना इंडिविजुअल ऑटोनोमस तरीके से काम करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। इसके बाद दोस्तों लास्ट जो बात की जाती है वो होता है स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इस एक्ट के अंडर उन्हें एक स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाना पड़ेगा 5 ईयर्स के लिए। जैसे फाइनेंस कमीशन होता है सेंट्रल लेवल पर, ऐसे ही लोकल लेवल पर आपको बनाना पड़ेगा स्टेट फाइनेंस कमीशन। इसका बेसिकली मतलब होगा जो फाइनेंशियल पोजीशन लोकल गवर्नमेंट की उस पर ध्यान देना, जो फंड है उस फंड को डिस्ट्रीब्यूट करना स्टेट और लोकल बॉडीज के बीच में और PRI और अर्बन लोकल बॉडीज के बीच में, यानी कि जो शहर की जो लोकल बॉडीज है यानी कि नगर निगम उसमें और ग्राम पंचायत के बीच में। तो पहले किस में डिवाइड करता है? पहले डिवाइड करता है ये स्टेट और लोकल बॉडीज के बीच में, उसके बाद लोकल बॉडीज और लोकल बॉडीज के बीच में करता है, यानी कि शहर वाले और गांव वाले लोकल बॉडीज में। तो ये इसका मेन फंक्शन होता है। तो दोस्तों ये था वीडियो अबाउट 73rd अमेंडमेंट। इसमें क्या फीचर्स हैं, ये कैसे आया अमेंडमेंट मैंने आपको बता दिया, ये किससे रिलेटेड है ये भी मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो वीडियो को आपको लाइक करना है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए मैं 74th अमेंडमेंट भी लेके आऊँगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से आपकी पॉलिटी में कवर कर दूँ तो कमेंट करके बताइएगा किस टॉपिक पे आप चाहते हैं मैं अब आगे वीडियो बनाऊं। अगर आप चाहते हैं 74th अमेंडमेंट यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज वाला मैं लेके आऊं तो मुझे बताइएगा। दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।